हाय गाइस, आज हम लोग 2023 में आई हुई पोस्ट अपोकलिप्टिक थ्रिलर साईफाई मूवी लीव द वर्ल्ड बिहाइंड को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 74% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 68% है। इस मूवी का जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है वो नॉर्मल रिकैप एक्सप्लेनेशन जो मैं अब तक कर रही हूँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमें क्लूज और पॉइंटर्स और कलर स्कीम का यहाँ इस्तेमाल किया गया है एज अ व्यूअर हमें बहुत सारी चीजों को बताने के लिए। तो उन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। ऑल्सो इसको लेके एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 2020 में एक नॉवेल है, उसका अडेप्टेशन है और साथ ही साथ इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उसमें जूलिया रॉबर्ट्स तो है ही, मगर बराक एंड मिशेल ओबामा भी हैं। पहले हम लोग यहाँ पे सैनफोर्ड फैमिली के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो फैमिली की मदर है जूलिया रॉबर्ट्स का कैरेक्टर, उसका नाम अमेंडा होता है और उसके माइंड में उसने अपने दिमाग में बना रखा है कि उसको लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है और कहीं ना कहीं देख के लगता है कि उसको लोगों के अराउंड रहना बहुत इरिटेट करता है। मूवी की शुरुआत में ही हमको दिख जाता है स्टार्टिंग के सीन में ही कि अमेंडा ने यहाँ पे एकदम से इम्प्रोम्प्टू यहाँ वेकेशन का प्लान बना लिया होता है। सारी बुकिंग्स करके वो पैकिंग कर रही होती है जब उसके बच्चे भी सो रहे होते हैं और उसका हस्बैंड भी सो रहा होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि नाम जो है मूवी का लीव द वर्ल्ड बिहाइंड वो सिर्फ मूवी का नाम नहीं है, बल्कि अमेंडा ने यहाँ पे जो घर उनके वेकेशन के लिए बुक करा है उसका नाम भी यही है। अब यहाँ पे एक बार हम लोग मूवी के पहले शॉट की बात करते हैं जहाँ पे हमें अर्थ और सन के प्लेसमेंट को दिखाया गया है और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अर्थ से और दूर जाते जा रहे हैं और हम अभी फिलहाल मून पे हैं और हमें बहुत दूरी पे अर्थ दिखाई दे रहा है और सन उसके पीछे चला गया। और इसका सिंबलिज्म यहाँ पे ये है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली जब वेकेशन पे आए हैं और उसके बाद ये सारे जो इवेंट्स हुए हैं उससे वो कैसे कैसे जो उनका पास्ट में जैसा दुनिया था उससे कैसे वो दूर होते जा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करने का है वो ये है जो कलर स्कीम इस्तेमाल करी गई है। हमें यहाँ पे ब्लू कलर का इस्तेमाल होते हुए बहुत जगह दिखाया गया है, स्पेशली स्टैनफोर्ड वाला जो फैमिली है उनके ऊपर, जैसे उनकी जो कार है, उनके जो कपड़े हैं, इनफैक्ट वो जिस घर में आते हैं रहने के लिए वहाँ पर भी ब्लू कलर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और ब्लू यहाँ सिंपलाइज कर रहा है हमारे खुद के घर को, अर्थ को, क्योंकि वो भी एक ब्लू प्लैनेट है। तो वो हमें दिखाया जाता है जैसे कि एक फ्रेंडली, काम, सूदिंग चीज है हमारे लिए। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि जब ग्रोसरी शॉपिंग के लिए अमेंडा जाती है तो जहाँ से वो शॉपिंग करती है वहाँ पर भी पॉइंट कंफर्ट नाम का जो मार्केट प्लेस है वो भी ब्लू कलर में उनका बोर्ड है और जितनी वहाँ पे चीजें हैं वो सब भी ब्लू कलर में है। मगर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है ये कलर स्कीम को हम चेंज होते हुए देख पाते हैं। अब यहाँ पे तीसरी चीज की बात कर लेते हैं, वो ये है कि जो पूरी मूवी है, एक तो 2 घंटे से ज्यादा है ये मूवी और ये मूवी जो है वो 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसका जो टाइटल्स है सारे चैप्टर्स का उनका अलग अलग फोकस पॉइंट्स भी है। यहाँ पे पहला पार्ट होता है जिसका टाइटल है दी हाउस और हमें उसी घर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग वेकेशन के लिए सेटल करने के लिए आए हैं और उनका जो वेकेशन होने वाला है वो काफी लाइट मूड में, फन वे में निकलने का ऐसा उनको दिमाग में है। मगर जल्दी हम देख पाते हैं कि जब वो लोग बीच पे होते हैं तो उनका यहाँ पे जो वेकेशन है काफी अजीब टर्न होता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा ऑयल टैंकर है, बड़ा सा शिप होता है जो ऑयल कैरी करता है, वो यहाँ पे बीच पे आके क्रैश कर जाता है और यहाँ से अलग अलग चीजें होनी शुरू हो जाती हैं जो पॉइंट आउट कर रही होती हैं कि बहुत ही ज्यादा आगे चल के चीजें गड़बड़ होने वाली हैं। नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो टैंकर है इसका नाम है व्हाइट लायन। व्हाइट लायन वो पहला था शिप जो अफ्रीकन अमेरिकन को लेकर आया था अमेरिका में 1619 में। ऑल्सो व्हाइट लायन जो है एज एन एनिमल वो रिप्रेजेंट करता है मदर अर्थ जो है हमारी, उसके वेलबींग को भी। तो यहाँ पे जो टैंकर है जिसका नाम व्हाइट लायन है उसका यहाँ पे शोर लाइन पे आके क्रैश करना कहीं न कहीं एक हिंट है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो वो लोग जब वहाँ से इवैक्यूएट हो रहे होते हैं तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो बोलता है कि ऐसे इंसिडेंसेस पहले भी हुए हैं और कहीं न कहीं हो सकता है कि ये जो शिप्स हैं इनके नेविगेशन सिस्टम जो है इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है तभी ऐसा हो रहा है। और जब ये पूरी फैमिली वापस उस रेंटल वाले घर में आती है तो वहाँ पे उनका टीवी, वाईफाई कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। अब यहाँ पे फादर ऑफ द फैमिली जो है उसके बारे में बात करते हैं, उसका नाम होता है क्ले और वो बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश और मीडिया कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं। और यहाँ पे वो अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि उसका एक स्टूडेंट है जिसने बोला है कि उसने एक बुक लिखी है और उसका फॉरवर्ड उसको लिखना चाहिए, क्योंकि वो जो बुक है उसका कॉन्सेप्ट
बहुत अच्छा लगा था उसको कि उस बच्चे ने जो बुक लिखी है वो बेसिकली इस बात पे लिखी है कि कैसे जो मीडिया है वो एक तरीके से एस्केप तो है, मगर उसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी उल्टा कैसे पड़ता है सोसाइटी पे। यहाँ तक तो वैसे देखा जाए तो सारी चीजें सही चल रही होती हैं, इतना ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है, मगर असली फिल्म यहाँ पे पिक होती है जब हमें दो और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा जाता है। एक फादर जिसका नाम जॉर्ज है और उसकी बेटी जिसका नाम रूथ है। और मालूम चलता है कि जो फादर है वो एक्चुअलिटी में वो इंसान है जिसका वो घर है। हमें मालूम चलता है कि वो लोग वहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बंद भी क्या हुए हैं, बेसिकली ट्रैफिक जैम हो गया है या क्लॉक हो चुके हैं, वो नहीं जा सकते। और ऑल ओवर स्टेट में देखा जाए तो ब्लैकआउट हो रखा है और उन्होंने डिसाइड करा कि उनके लिए सेफ होगा अगर वो वहाँ आके रात गुजारते हैं। मगर इस आइडिया को लेके अमांडा जो है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पे वो काफी अच्छे वे में पुट करने की कोशिश करती है कि वो उन लोग को नहीं जानती और उस घर में उसके बच्चे भी सो रहे हैं इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं है। मगर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देख के मालूम चल रहा है कि उसको वो स्ट्रेंजर्स हैं वो वाली चीज को लेके इतना नहीं है जितना उसको ये है कि वो पीपल ऑफ कलर हैं। और वो इस बात को बिलीव नहीं कर पा रही कि वो लोग इतना महंगा घर कैसे ओन कर सकते हैं। टू द पॉइंट कि हम यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ का जब कॉन्वर्सेशन सुनते हैं तो हमें और ज्यादा ये कंक्लूसिवली समझ में आता है जब यहाँ अमांडा बोलती है कि जॉर्ज और रूथ जो है वो एक्चुअलिटी में होगा कि वो घर के सर्वेंट्स हैं या हेल्प हैं और वो यहाँ पे उनको बुद्धू बना रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज दिखाया गया है जो हमें कॉन्ट्रास्ट मालूम चलता है इस मूवी का और उसके थॉट प्रोसेस का। वो ये होता है कि हम क्ले और अमांडा को घर के अंदर जहाँ पे काफी अच्छे से लाइट है उसमें हम देखते हैं, वेराज हम यहाँ पे जॉर्ज और रूथ को घर से बाहर वाले एरिया में देखते हैं जहाँ पे अंधेरा है। और साथ साथ आप ये नोटिस करोगे इस मूवी में कि अलग अलग पेंटिंग्स यहाँ यूज करी गई हैं, स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट कलर की। यहाँ पे अमांडा एक और चीज नोटिस करती है जो वो अपने हस्बैंड को बोलती है, वो ये है कि अगर ये लोग ओनर्स हैं तो ऐसा कैसे हो गया कि इस घर में उनकी एक भी फैमिली फोटो नहीं है। इतना ही नहीं, उनकी बेटी के बचपन की तक फोटो उनको एक भी नहीं दिखाई दी। और हम एज व्यूअर्स देख पाते हैं कि रूथ ने एक ऑफिस, एक कमरा खोला है जहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए दिखाया जाता है जहाँ पे फैमिली के फोटोज लगे हुए हैं और उससे हमें मालूम चलता है कि जो ओनर्स हैं वो एक्चुअलिटी में ब्लैक रेशियल डिसेंट के हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ अब हम लोग यहाँ रूथ और जॉर्ज की बात कर लेते हैं तो हमें मालूम चलता है कि उन लोग को भी कुछ ना कुछ प्रेजुडिस जरूर है अमांडा, क्ले और उसकी फैमिली को लेके, क्योंकि यहाँ दोनों फादर और डॉटर का जो कॉन्वर्सेशन होता है उसमें रूथ बहुत क्लियरली बोलती है कि आगे चल के अगर दुनिया खत्म होने लगती है तो जो ट्रस्ट है वो इतनी आसानी से किसी पे भी नहीं करा जा सकता। और उसके आगे बोलती है वो ये भी स्पेशली व्हाइट लोगों को, और वो ये भी बोलती है कि अगर उसकी मॉम ये चीज सुनती तो वो भी इस चीज को अग्री करती। अब उनकी जो रात है वो और ज्यादा अजीब होने लग जाती है जब यहाँ पे नेशनल ब्रॉडकास्ट होने लग जाता है और उसके तुरंत बाद ही हम उस ब्रॉडकास्ट के आगे देख पाते हैं कि एक छोटा सा CNN का यहाँ पे स्टेटमेंट भी आया है जहाँ पे बताया जा रहा है कि साइबर अटैक हो गया है कंट्री पे और उसके वजह से जो ब्लैकआउट है, पावर आउटेज है, इस वजह से ही हो रहा है। इसके बाद हम मूवी के दूसरे पार्ट में आते हैं, दूसरे चैप्टर में, जिसका नाम है द कर्व। और ये जो रेफरेंस होता है बेसिकली वो जॉर्ज जो काम करता है उससे रिलेटेड है। बेसिकली जॉब होता है जॉर्ज का यहाँ पे ये कि वो इन्वेस्टमेंट्स करता है दूसरों के लिए स्पेशली, और उसका यहाँ काम है जहाँ उसको अलग अलग ग्राफ और कर्व को यहाँ पे रीड करना होता है, पढ़ना होता है और उससे डिटरमिन करना होता है कि उसके आगे स्टेप्स और डिसीजंस क्या होंगे। वो यहाँ पे जब अमांडा से बात कर रहा होता है तो वो ये बोलता है कि जब आप कर्व्स और ग्राफ्स को बहुत ही ज्यादा ध्यान से और रिपीटेडली पढ़ने लग जाओगे तो आपको यहाँ पे उनको लेके पैटर्न्स दिखाई देने लग जाएंगे। और साथ ही साथ वो ये बोलता है कि जब यहाँ पे अभी जो हो रहा है उन चीजों को होने में जो उसने चीजें नोटिस करी थी पास्ट डेज में, वो पैटर्न और चीजें जो नोटिस करा था उसने, उसकी वजह से वो अभी इस सिचुएशन में यहाँ पर है क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि ऐसा होगा। साथ ही साथ वो अमांडा को ये भी बताता है कि उसका एक क्लाइंट है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है बेसिकली, जो अभी हाल फिलहाल में उसने बहुत सारे पैसे मूव करे हैं, मतलब बहुत सारे इन द सेंस उसने ये बोला कि उसके लिए भी वो जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। और ये जब हुआ था तब वहाँ पे उसको लग गया था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है बहुत ही लार्जर स्केल पे। जिसके बाद जॉर्ज यहाँ निकलता है उसके जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं हक्सलीज, उनके घर की तरफ, और जब वो उनके घर पे पहुँचता है तो उसको दिखाई देता है कि घर की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है। वो निकलने लगता है वहाँ से सैटेलाइट फोन लेके, तो उसका ध्यान जाता है बीच की तरफ, और जब वो बीच पे पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स हैं जो क्रैश हो चुके हैं और वो खुद भी एक आते हुए प्लेन से
नैरोली एस्केप कर पाता है, इसके पहले कि वो प्लेन भी उसके सामने आके क्रैश कर जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि उस स्पेस मतलब वो स्पेसिफिक बीच के उस स्पेस पे ही इतने सारे प्लेन्स आके बार बार एक ही जगह पे क्रैश क्यों कर रहे हैं। ऐसा है कि कोई चीज है जो उन्हें कंट्रोल कर रही है, या उनका नेविगेशन खराब है, या कुछ और सीन है जिसके वजह से एक ही सेम स्पॉट पे अलग अलग प्लेन्स आके क्रैश कर रही हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे ऑयल टैंकर के साथ भी ऐसा देखे हैं, जो मूवी के शुरुआत में हुआ था, और साथ ही साथ जब अमांडा की फैमिली वहाँ से निकलती है उसके सिस्टर के घर जाने के लिए, तो हम ये देख पाते हैं कि बहुत सारे जो ऑटोमेटिकली चलने वाले कार्स होते हैं, सेल्फ ड्रिवन कार्स जैसे टेस्ला, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक ही जगह है जहाँ पे सारी आके क्रैश हो रही हैं। और ऐसा टेस्ला के इस बिहेवियर से ये हो जाता है कि उस शहर से निकलना, बेसिकली जो हाईवे है उसको यहाँ पे क्रैश की वजह से उन्होंने एक तरह से जाम कर दिया है, तो कोई भी वहाँ से निकल नहीं पा रहा। अब यहाँ पे एक और चीज पॉइंट आउट करूंगी मैं कि हमें यहाँ अलग अलग सीन्स में थ्रू आउट द फिल्म हमें बहुत सारे एनिमल्स को दिखाया गया है और वो कैसे कैसे इन चेंजेस को लेके रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पे फ्लेमिंगोस को, हॉर्सेस को और डियर्स को तो बहुत ही ज्यादा अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट्स में दिखाया गया है, जिसका खुद का भी सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे क्ले जब गाड़ी से बाहर निकला होता है तब हम यहाँ पे थोड़ा सा सेकंड के लिए देख पाते हैं, बेसिकली सुन पाते हैं एक रेडियो पे अनाउंसमेंट होते हुए, जहाँ पे वर्ड्स यूज करा जा रहा होता है कैटास्ट्रोफिक एनवायरमेंटल डिजास्टर को लेके। और ऐसा होने की वजह से एनिमल्स और बर्ड्स का जो माइग्रेशन का पैटर्न है उसको यहाँ इम्पैक्ट हुआ है। अब यहाँ पे मूवी का थर्ड चैप्टर आता है जिसका नाम है द नॉइज। यहाँ पे द नॉइज जो है वो बेसिकली एक बहुत शार्प श्रिल आवाज है जो कान में इतनी बुरी तरीके से लग रही होती है कि इंसान उसको बंद भी करे अपने कानों को, फिर भी वो नहीं उसको बर्दाश्त कर पा रहा होता। वो इतना पावरफुल साउंड है कि घर के कांच, इलेक्ट्रॉनिकली जो लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, उनके स्क्रीन्स सारे यहाँ पे क्रैक करते हुए हमें दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ पे हमें ये तो नहीं मालूम चलता कि एग्जैक्टली ये आवाजें कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, मगर आगे चल के हमें कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा जाता है, डैनी। वो हमें बताता है कि एग्जैक्टली क्या चीज हो सकती है, मगर वो चीज जानने से पहले ये इवेंट हो जाता है कि डैनी जो है वो बीमार भी पड़ने लगता है और उसके दांत जो है वो अपने आप टूट के गिरने लगते हैं। तो यहाँ पे जॉर्ज को याद आता है कि उसका एक दोस्त है जो एक तरीके से सर्वाइवलिस्ट है, उसने यहाँ पे चीजों को स्टॉक अप करा होगा और उसके पास कोई ना कोई दवाई जरूर होगी जो यहाँ पे मदद करेगी। और साथ ही साथ हम ये देख पाते हैं कि वो एक्चुअली डैनी वही इंसान है जिसको यहाँ पे देखा था अमांडा ने जब वो आई थी शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे डैनी के अकॉर्डिंग ये जो आवाज है वो बेसिकली एक माइक्रोवेव अटैक है। साथ ही साथ यहाँ पे जब आर्ची रोज के साथ फॉरेस्टेड एरिया में घूम रहा होता है तो उसको एक यहाँ पे बग भी काट लेता है। तो हम श्योर नहीं है उसका जो यहाँ पे टीथ फॉल कर रहा है वो बेसिकली उस आवाज की वजह से हो रहा है या फिर उस बग ने काटा है इस वजह से हो रहा है। हमें यहाँ पे क्ले को दिखाया जाता है जब वो सुबह उठता है तो वो बेसिकली टाउन की तरफ निकल जाता है जहाँ पहले अमांडा गई थी शॉपिंग करने के लिए, जिससे कि वो वहाँ जाके न्यूज़पेपर या कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए इस चीज को लेके किसी और थर्ड पर्सन से कि एग्जैक्टली वहाँ हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। मगर वहाँ तक तो पहुँचता नहीं, उसका जीपीएस काम नहीं कर रहा होता, वो एक तरीके से रास्ता भी भूल गया होता है और उसको इनकाउंटर होता है उसके सामने से कि एक ड्रोन है या हेलीकॉप्टर है कुछ तो है जो यहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में रेड कलर के जो फ्लायर्स हैं उसको आसमान से गिरा रहा है। और ये फ्लायर्स जो हैं देख के लग रहा है कि अरबिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। यहाँ पे डैनी बताता है कि उसका एक फ्रेंड है, सैन फ्रांसिस्को में था वो, जब उसने ऐसे ही सिमिलर चीज को एक्सपीरियंस करा था और वहाँ पे जो फ्लायर्स थे वो कोरियन या मैंड्रिन लैंग्वेज में थे। मैंड्रिन बेसिकली चाइनीज लैंग्वेज में थे। मगर यह सोचने वाली बात यह है कि अगर आप एक ऐसी कंट्री को आके इन्वेड कर रहे हो जहाँ पे जितना मेजर पॉपुलेशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो आप वहाँ पे किसी फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली जैसे कोरियन या फिर अरबिक ही ले लो, उस लैंग्वेज में आप फ्लायर्स क्यों बना के धमकी दोगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि उस फ्लायर पे एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है, तो इसका फायदा क्या होगा उनको। और अब इसके बाद हम आएंगे काफी
इम्पोर्टेंट थ्योरी पे जो जॉर्ज की है, और इस थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे गाड़ी में बैठ के वो क्ले को बताता है, उसको कुछ चीजें याद आ रही हैं। वो ये होती है कि उसका जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंड है उसने यहाँ पे उसको बताया था कि एक 3 स्टेप यूज करके एक मैन्यूवरिंग होती है जिससे कि आप एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकते हो। और ये जो चीज थी वो उसके दोस्त को सबसे ज्यादा डरा के रखी थी। पहला स्टेज होता है इस मैन्यूवर का, वो होता है आइसोलेशन। बेसिकली आइसोलेशन कैसे कि आपने सारे ट्रांसपोर्टेशन को एक तरीके से बंद कर दिया है और कम्युनिकेशन सारी बंद हो चुकी है, तो लोग अपने अपने घरों में आइसोलेट हो गए हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी नहीं हो सकते। और इसी चीज के चलते हम देख पाते हैं कि सैटेलाइट्स काम नहीं कर रहे, जीपीएस काम नहीं कर रहा, टीवी पे कुछ नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं टेस्लास जैसे, वो यहाँ पे एक तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे, हो सकता है हाईवेज को, मेजर हाईवेज को ब्लॉक करने के लिए, जिससे कि कोई इधर से उधर भी ट्रैवल ना कर सके। दूसरा स्टेज होता है सिंक्रोनाइज्ड केओस का। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी हो सके उतने ज्यादा लेवल पे एक मिस इन्फॉर्मेशन को आउटराइटली लोगों के बीच में थ्रो कर देना। जैसे कि यहाँ पे वो फ्लायर वाला चीज आता है कि आप उनके दिमाग में एक फियर क्रिएट कर दो किसी और कम्युनिटी को लेके कि वो लोग ये ऐसा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लोगों के बीच में एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से केओस होने लगेगा। और ये चीज इवेंचुअली 3rd स्टेज को अपने आप ही रास्ता दे देगी, जो होता है यहाँ पे कू। मतलब ये कि या तो इस चीज को हम लोग सिविल वॉर के थ्रू करें, जिसको हम लोग मिलिट्री कूप के नाम से बोलते हैं, या फिर किसी और तरीके से ये हो। कैसे भी होगा, एंड रिजल्ट ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाती है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप यहाँ आर्म्ड फोर्सेस और ट्रूप्स को नहीं भेज रहे हो एक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए, क्योंकि वो अपने आप ही हो जाएगी डिसफंक्शनल होके। इन शॉर्ट, अगर कुछ कंट्रीज मिलके इन 3 मैन्यूवरिंग स्टेप्स को कर लेगा और वो इस चीज को करने में सक्सेसफुल भी हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली हावी हो सकता है यूएस गवर्नमेंट पे, क्योंकि वो तो अब रहेगी नहीं और वहाँ के लोगों को कंट्रोल करना उनके लिए आसान हो जाएगा। हमें यहाँ मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क सिटी है, उसको हम देख रहे हैं कि ऊपर से हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब थ्रो कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। अब यहाँ पे हमें ये नहीं मालूम होता कि ये जो बॉम्ब्स है वो बेसिकली अमेरिकन मेड न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या कोई और कंट्री इस चीज को कर रही है, ये हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे मूवी एक और चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट करती है, वो ये होता है कि हम कॉन्शियसली अपने अर्थ को, अपने प्लैनेट को कितना ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। ऑल्सो एज ह्यूमंस हम कितने ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि हम यहाँ देख पाते हैं कि बीचेस पे पूरा ट्रैश फैला हुआ है। क्ले को एक स्पेनिश स्पीकिंग वुमन मिलती है जो उसकी मदद मांग रही होती है, जिसको वो हेल्प नहीं करता, शायद इसलिए क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या बोल रही है, पर जो भी है वो उसको छोड़ देता है वहीं पे। और साथ ही साथ हम यहाँ एक ही इनोसेंट चीज नोटिस करते हैं, वो है रोजी को। और शायद इसी वजह से, इसी इनोसेंस की वजह से उसने अभी भी अपना जो फ्रेंड्स को लेके उसने एक फैंटेसी वर्ल्ड बना रखी है, उसको वो इतना ज्यादा डियरली होल्ड ऑन कर रही है। हमें यहाँ पे एंड में रोज ये भी क्लियर करती है कि उसको क्यों जानना है कि वो जो फ्रेंड्स का आखिरी वाला एपिसोड है उसमें क्या होता है। वो इसलिए क्योंकि वो बोलती है अपने भाई को कि वो उन कैरेक्टर्स को लेके उनकी केयर करती है। उसका भाई बोलता है कि शायद उसको नहीं करना चाहिए, मगर तब भी उसका हम यहाँ पे इनोसेंस देख पाते हैं कि वो अभी भी एज अ ह्यूमन बहुत अच्छी है और वो अभी भी ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर भी केयर कर रही है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि रोज को थॉर्न का हाउस होल्ड मिल जाता है और ये वही घर होता है और फैमिली वही होती है जिसके बारे में डैनी ने बताया होता है यहाँ क्ले और जॉर्ज को। उसने ये बोला होता है कि इन लोगों ने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर बनाया है, ऐसे ही किसी चीज को अगर होगी उसको लेके। और जब रोज वहाँ पर अंदर जाती है तो हमको उस फैमिली का एक भी इंसान दिखाई नहीं देता है, जो काफी अजीब बात है, क्योंकि उस फैमिली ने इस बंकर को ऐसी ही चीज के लिए बनाया था, तो वो फैमिली खुद कहाँ पर है। अब यहाँ पे जब शेल्टर धीरे धीरे अपने आप को बूट कर रहा होता है तो हमें यहाँ कंफर्मेशन मिल जाता है कि व्हाइट हाउस और बहुत सारे जो मेजर सिटीज हैं वो सारे अटैक पे हैं। और अटैक किसने करा है? रोग्ड आर्म फोर्सेस ने। अभी जो रोग्ड आर्म फोर्सेस है वो खुद विद इन अमेरिका भी हो सकता है और बाहर वाले भी हो सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे पॉइंट में बताया जाता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा रेडिएशन लेवल हाई हो रखा है। इससे कंफर्म ये होता है कि जो बेसिकली बॉम्ब्स गिराए गए हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। इससे हमें ये कंफर्म होता है कि जो बॉम्ब्स यहाँ सिटीज में हमने गिरते हुए देखे हैं वो कहीं ना कहीं एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रेडिएशन लेवल्स हैं वो इतना ज्यादा बढ़े हुए हैं। हम फाइनली यहाँ देखते हैं कि जब वो फ्रेंड्स का
आखिरी एपिसोड चलाती है तो दोबारा से उसके ऊपर ब्लू कलर की लाइट पड़ रही होती है। मतलब दिखाया जाता है कि फिर से वो एक सेफ कोजी काम स्पेस में है। बल्कि हमें ऊपर का अभी भी घर दिखाया जो गया था वो रेड कलर में था, मतलब कि डेंजर। और यहाँ पे एंड में हमें दिखाया जाता है कि रोज अपना फेवरेट द लास्ट वन नाम के टाइटल वाले एपिसोड को देख रही है फ्रेंड्स के। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 5th चैप्टर है उसका भी यहाँ पे नाम द लास्ट वन ही है। और उसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।